एसपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हिस्ट्री का लेक्चर हम लोग कर रहे थे और उसमें हम लोग जो पोर्शन कवर कर रहे थे वो था हम लोग का गवर्नर जनरल। तो आपने देखा कि सबसे पहले गवर्नर बोला जाता था बंगाल में जो शासन करते थे लोग, ठीक है। और कंपनी जो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से आती है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो मंतव्य है वो चेंज होता है और फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर उन्मुख होती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है, नाम परिवर्तन कर दिया गया। फिर इसी प्रकार फिर आता है 1833 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अभी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक। फिर आप देखते हो कि भारत का गवर्नर जनरल से नाम बदल करके भारत का वायसराय किया जाता है, फिर पुनः भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और इस क्रम में हमने गवर्नर जनरल के बारे में पूरा लगभग ये आज तीसरा लेक्चर होगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में 108 दिन की सीरीज चल रही है, उसमें आप लोग ये सर्च कर सकते हो गवर्नर जनरल का थंबनेल लगे कितने लेक्चर्स हैं। अगर केवल गवर्नर जनरल के लेक्चर्स देख लो आप लोग, लगभग मुझे लगता है कि 3 घंटे के आसपास या मोर देन 3 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। अगर केवल वो भी देख लोगे ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन में एक ऊपर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल कवर करने का ये मतलब है कि आपने ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े बहुत हर हिस्से को छोड़ दिया, कुछ मूवमेंट्स को पर्टिकुलर छोड़ के, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन और पीजेंट्स मूवमेंट यानी किसान आंदोलन, ठीक है, कुछ जनजातीय विद्रोहों को छोड़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ ली थी। लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो 1931 से 36 के बीच में भारत में बन करके आते हैं गवर्नर जनरल, और यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में। तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय कौन है भारत का गवर्नर जनरल, तो है लॉर्ड वेलिंगटन है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर के मध्य चलती है। ये भी याद रखिएगा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो लास्ट के महीनों में चलती है, 3 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, ठीक है। गांधी जी इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं किसका प्रतिनिधि बन करके, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि बन करके ये रिप्रेजेंट करने जाते हैं। और अगर उनके अलावा 2 लोग और जाते हैं तो वो रहते हैं अंबेडकर और जिन्ना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहा, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आता है तो मैं उसको कंफर्म कर दूंगा, नहीं आता है तो एक बार ही आप बस मुझे याद दिला देना कि सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कर दूंगा। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी तरह से असफल हो जाता है, फेल हो गया। गांधी जी जो है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 बार आता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस बार के आरओ के पेपर में भी था कि कितनी बार ये जो है आता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बारी जो है देश में आता है। पहला आता है आपका 12 मार्च से दांडी मार्च, मतलब दांडी यात्रा शुरू करते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए। 6 अप्रैल को साबरमती के तट पर पहुंचते हैं और वहां से नमक कानून तोड़ते हैं मुट्ठी में नमक लेकर के। और 6 अप्रैल 1930 से समझ लो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो फेज़ 1 है वो स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। रेड कलर जब रेड जैसा नहीं लगता है तो मज़ा नहीं आता है, क्यों, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा रेड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, सेम वही है, ठीक है। और जो दूसरा फेज इसका स्टार्ट हो रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है बेसिकली, तब जो है स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 29, 1931 में, और चल रहा है ये लगभग 1934 तक, ठीक है। मतलब 2 साल के अवधि में ये चलता है। एक चीज़ और है, जब गांधी जी जाते हैं ना आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अटेंड करने के लिए, तो इनको अर्धनंगा फकीर और बहुत सारी टाइटल्स भी दी जाती हैं। तो जब हम लोग एक्सप्लेनेशन मतलब बाकायदे वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी बस ऐसे फौरी तौर पर गवर्नर जनरल में बस एक छोटा सा आउटलाइन दे करके चल रहा हूँ, ठीक है। 1931 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो है आप कह सकते हैं कि कोई भी सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चल रहा है, यानी कि एक तरह का पॉज है या विराम लिया गया है। कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं तो कम्युनल अवार्ड क्या था, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक। तो सांप्रदायिक पंचाट क्या है, 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड है, वो घोषणा करते हैं कि हम लोग पृथक निर्वाचन अधिकार देंगे। पृथक निर्वाचन अधिकार क्या था, पहले समझ लीजिए। पृथक निर्वाचन अधिकार ये होता है कि जैसे अभी मेरा लेक्चर अलग अलग कास्ट के लोग देख रहे होंगे जिनको
सरकार के द्वारा बांटा गया। जैसे कुछ लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं, सामान्य वर्ग कहा जाता है, कुछ लोग ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, कुछ लोग एससी होते हैं और कुछ लोग एसटी होते हैं। ठीक है, तो अभी किया क्या जाए कि जितने भी दलित और मतलब आपका एक स्पेशल कास्ट के लोग हैं या जितने भी जनरल कास्ट के लोग हैं, उनसे कह दिया जाए कि आपको एक पृथक निर्वाचन अधिकार हो रहा है कि जनरल आदमी जनरल वाले को ही वोट देगा, और जो एससी वाले हैं वो केवल एससी वाले को देंगे, ओबीसी वाले केवल ओबीसी वाले को देंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन अधिकार। तो ये चीज़ जब स्टार्ट हुई, दलितों को हम पृथक निर्वाचन देंगे, तो गांधी जी जो है उससे बहुत क्षुब्ध हुए और गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके पहले भी इन्होंने कहा कि पहले दलितों को, फिर मुस्लिम, सिख, यूरोपियन को भी पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। तो इससे जो रैमजे मैकडोनाल्ड की एक घोषणा थी, जिसको सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इससे गांधी जी क्षुब्ध हुए। ठीक है, फिर पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके मध्य में होता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि दलितों के जो उस समय के नेता थे वो थे अंबेडकर जी। ठीक है, तो अंबेडकर जी आते हैं, गांधी जी को समझाते बुझाते हैं, गांधी जी भी अपनी बात रखते हैं और एक पूना पैक्ट होता है। उसमें कहा जाता है कि हम कम्युनल अवार्ड में संशोधन करेंगे, और संशोधन कौन करता है, जयकर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, संशोधन होता है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट भी आपको पता चल गया कि अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ। क्यों, क्योंकि जो भी कम्युनल अवार्ड आया है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की गई है उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात आती है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन का भी डायरेक्टली वर्ष पूछा जाता है, तो 1932 में होता है, यानी कि 30, 31, 32 लगातार 3 वर्ष हो रहा है। ठीक, 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर, तो मतलब लास्ट के टाइम में ही हमेशा हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया। उसके बाद आता है कैम्ब्रिज पंपलेट का एक, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, मुझे लगता है आरओ के एग्जाम में ही पूछा हुआ था। देखिए, सेम टॉपिक से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा और कैम्ब्रिज पंपलेट से भी क्वेश्चन आ गया। क्या था, 1933 की बात है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र है जिसका नाम है रहमत अली। ठीक है, बहुत सारे लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रहमत अली एक छात्र है, उसने क्या किया, पंपलेट एक बांटा। पंपलेट जानते ही हो आप लोग, वो कागज का जो होता है। ठीक है, उसमें बोला नाउ और नेवर। ठीक है, इस शीर्षक से एक जो है इसने देश है जो पाकिस्तान, उसके निर्माण की बात कही। ठीक है ना, सबसे पहले ये रहमत अली ही कहता है कि भाई पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, नाम उसने दिया। उसमें कहता है कि पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान का एरिया ले लो और एक पाकिस्तान हम लोग के लिए बना दो, मतलब सेपरेट मुस्लिमों के लिए। 1933 की बात है। तो पहली बार प्रयोग कौन करता है पाकिस्तान का, तो बात आती है रहमत अली ने किया। किसका प्रयोग किया, तो पाकिस्तान का प्रयोग किया। ठीक है ना, चलो फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है दोस्तों, भारत का वायसराय पुनः भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अभी तक वायसराय चल रहा था, अब 1935 के अधिनियम से इसको बोला जा रहा है कि गवर्नर जनरल बन गए। जैसे मैंने यहाँ पर एक आध बार गवर्नर जनरल वर्ड यूज़ किया है, तो उसको वायसराय समझ लेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये चीज़ याद रखेंगे कि वायसराय कब मतलब वायसराय से गवर्नर जनरल कब बना, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से गवर्नर जनरल बन गया। 1935 में और क्या हुआ कि केंद्र में द्वैत शासन लग गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ठीक है, दो काम ये हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 1919 का जो एक्ट आता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये किया जाता है कि जो आपके प्रांत होते हैं उसमें द्वैत शासन लगाया जाता है। ठीक, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वहाँ से हटा करके 1935 में केंद्रों में द्वैत शासन लगा दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाती है। ठीक, फिर अगला गवर्नर जनरल कौन आ रहा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो आ रहा है। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम तक आपके गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलिंगटन ही रहेंगे, और अब यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट काम इनके समय में हुए। जैसे 1942 का आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर इतिहास में कुछ मूवमेंट्स हैं तो उसमें टॉप 3 में हम रख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वही नहीं, उसके साथ साथ आपका क्रिप्स मिशन भी आता है, इन्हीं के टाइम में आ जाता है। ठीक है, और 1940 में भी आप देखते हो कि एक भूदान मूवमेंट जो होता है विनोबा भावे का, वो भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरी संकट हो रहा है, हरिपुरा सेशन हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस उसमें जो है अध्यक्षता कर रहे हैं दोनों में। तो इस तरह के कुछ सेशन है, जैसे फैजपुर हो रहा है जिसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू, मतलब पहली बार नहीं, जवाहरलाल नेहरू जिसमें अध्यक्षता कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लिनलिथगो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1936 से लेकर के 1944 तक में ये रहते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। पहले तो 1935 के एक्ट के द्वारा
1936-37 में आम चुनाव कराया जाता है। आम चुनाव क्या होता है? मैंगो इलेक्शन। मैंगो इलेक्शन नहीं दोस्तों, इसको कहते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, मैंगो तो खा ही रहे होगे आप लोग ना, खा रहे हो तो बस लिख दो आम कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसको जो लोग लेक्चर नहीं दिखे हैं, कम से कम उन लोग को ये समझ में आएगा कि इतने लोग आम क्यों लिख रहे हैं। अगर इमोजी बना सकते हो तो इमोजी बना दो आम की। ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करके भी पढ़ सकते हैं हम लोग। लेक्चर आज का काफ़ी छोटा रहेगा, मुझे लगता है 20 मिनट 25 मिनट के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। तो आम चुनाव होता है, यानी कि जनरल इलेक्शन होते हैं, और 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। ठीक है, और 2 में गठबंधन मिलता है। ये क्या लिखा हुआ है? 2 में क्या मिलता है? गठबंधन मिलता है। ठीक, अभी आपको क्या बताना है? इस 6 प्रांत का नाम बताना है। अगर आप पॉलिटी का 108 दिन का क्लास देख रहे हो तो बड़े आराम से 6 प्रांत का नाम बता दोगे, और 2 प्रांत में जो गठबंधन हुआ है वो भी आप मुझे बता दोगे। 1936-37 में जो आम इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी की क्लास जिसने जिसने देखी होगी, मुझे आशा है कि वो लोग ये बता दोगे। ठीक है, 1938 में क्या होता है? वी डी सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाते हैं। तो हिंदू महासभा कब बनी है अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। 1915 में हिंदू महासभा बनती है। 1916 में आपका BHU यानी कि काशी विश्वविद्यालय बनता है। ठीक है, एक चीज़ और है कि जैसे जो असहयोग आंदोलन था उसमें 3-4 विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, कि जैसे 1920 में, जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। 1916 में पहले तो BHU बन रहा है। 1919 में, ठीक है, नहीं 19 नहीं, शायद 20 में आपका गुजरात विद्यापीठ बन रहा है। ठीक है, 1920 में ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय बन रहा है, अलीगढ़ में बन रहा है, बाद में उसको दिल्ली ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और 1921 में काशी विद्यापीठ बन रहा है। तो ये सब बन रहा है आपका सहयोग आंदोलन के आसपास में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक बार ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 1938 में वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाते हैं। 1939 में कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। मुख्य कारण क्या रहता है? जो सरकार बनाई रहती है 6 स्टेट में और 2 जगह मिक्स्ड रूप से, वो उसमें इस्तीफा देती है। मुख्य कारण ये रहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को युद्ध में ढकेल दिया गया, और बिना इनसे पूछे हुए। ठीक है, मतलब पहले तो एक बार थोड़ी सी सहमति लेनी चाहिए, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेलना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये भी याद रखना है कि लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत के उस समय गवर्नर जनरल है, उनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। ठीक है, 1937 में क्या हो रहा है? फैजपुर का अधिवेशन हो रहा है महाराष्ट्र में। ये पहला गांव में हुआ अधिवेशन है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि फैजपुर है एक गांव जहां पर महाराष्ट्र में अधिवेशन हो रहा है 1937 में। आपको बताना है कि इसको हेड कौन कर रहा है, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है फैजपुर अधिवेशन। ठीक, फिर आपका आता है 1938 में हरिपुरा, जहां पर SC बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है इसको लीड करते हैं। 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन इसमें त्रिपुरी संकट नाम से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरी में हो रहा था ये अधिवेशन। आपको एक चीज और कमेंट करनी है कि त्रिपुरी कहाँ, किस स्टेट में है। ठीक है, किस स्टेट में? तो त्रिपुरी में भी अध्यक्ष बन जाते हैं। होता क्या है कि गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़े थे, और सुभाष चंद्र बोस उनको बुरी तरह से हरा देते हैं। ठीक है, तो जब बुरी तरह से हरा देते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी जी को अपनी मतलब ये मैं वर्ड्स में बोल दे रहा हूँ, बट ऐसे कहीं आपको टेक्स्ट हो सकता है ना मिले, कि गांधी जी को वो चीज़ अपनी हार लगती है। गांधी जी को ये लगता है कि इतने वर्षों का परिश्रम जो है, कि मेरा कोई कैंडिडेट जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो हार रहा है, यानी कि मेरा जो इतने वर्षों का तपस्या है, पिछले 30 साल का या 20 साल का 25 साल का, वो किसी एक नए व्यक्ति के द्वारा जो है छीन लिया जा रहा है एक तरह से। मतलब ये वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ फील हो रहा है। ठीक है, तो SC बोस को बारे में जब ये सब SC बोस को पता चलता है तो SC बोस क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, और इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। फिर ये अलग अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाती है। कौन मनाती है? तो जो मुस्लिम लीग है वो जो है, मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस मनाती है। एक बात और बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, देखिए पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है हमेशा से। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखना कि कोई हिंदू शॉपकीपर हो, दुकान वाला हो, या मुस्लिम दुकान वाला हो, हमें पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये अंग्रेजों की एक नीति थी जिसके तहत जो है धार्मिक विभेद पैदा किया जाए। तो शायद मुस्लिम लीग और उनके नेताओं को ऐसा कुछ एक राजनीति के जरिए ऐसा तुच्छता भरा कुछ ऐसा दिखाया गया कि भाई हिंदू तुमसे अपने आप को श्रेष्ठ बनते हैं और तुम लोग जो है ऐसे तुमको बाइकआउट करते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए ग्रेट पैट्रियोटिस्ट। अगर आप देखोगे 1915 के आसपास तक उनको, तो बहुत
बड़े देशभक्त हैं वो, ठीक है, भारत के बहुत फेवर में करते हैं, अखंड भारत का वो फेवर करते हैं। लेकिन धीरे 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 जो अंग्रेजों की राजनीति है, कर्जन स्टार्ट कर दिया था 1905 से ही कि विभाजन कर देते हैं, और ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती ही चली जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो अब तो जो होना था हो गया है। अब सब लगभग प्रबुद्ध वर्ग है, हम लोग सब लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रारंभ करवाया। कहाँ से? पवनार आश्रम से प्रारंभ करवाया। और विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सेकंड कौन था? थर्ड का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे हैं आपके, या छोड़िए, दूसरा नहीं मैं बताऊंगा, थर्ड बता दे रहा हूँ, ब्रह्मदत्त है, ठीक है। तीसरे सत्याग्रही हैं ब्रह्मदत्त, आपको बताना है दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या है। चलिए, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है पवनार आश्रम से। एक चीज़ और बताता हूँ, विनोबा भावे जो थे वो पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। तो इनके नाम पे मत जाइएगा कोई साधु सन्यासी टाइप ऐसा सोच करके। विनोबा भावे जो है बढ़िया रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते थे। 1942 का क्रिप्स मिशन किसके समय में आता है? तो ये भी उन्हीं के समय में आता है। 3 लोग आते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता रहती है, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर आते हैं, और आपके पैथिक लॉरेंस आते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन आता है। गांधी जी ने इसको कहा कि उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है, जो बीत गया उस टाइप की चीज़ें हैं। 14 जुलाई 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस द्वारा पारित किया जाता है, और 8 अगस्त को स्टार्ट कर दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया जाता है। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन कर रहा है? तो ये एस सी बोस कर रहे हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज बेसिकली तो उसमें एक मेजर का नाम आता है, मोहन सिंह का नाम आता है, ठीक है, लेकिन एस सी बोस भी हैं उसमें, और रास बिहारी बोस भी रहते हैं, मतलब ये लोग साथ में ही रहते हैं। लेकिन गठन अगर एग्जैक्टली पूछता है तो फिर वो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह है। 1944 में मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग में बांटो और राज करो टाइप की नीतियां जो है आ गई थी। लॉर्ड वेवल आते हैं, 3 साल के लिए रहते हैं। 25 जून को शिमला समझौता होता है, शिमला एकॉर्ड बोलते हैं, 25 जून को वेवल के समय में ही होता है। क्लीमेंट एटली इस समय प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी कि लेबर पार्टी के जब कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री है तो भारत के हित में सोचेगा। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है समाप्त होता है। क्यों? नागासाकी में जो है बम गिरा देते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, आपको पता है। 1945 में ही आईएनए के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा भी चलता है। आईएनए क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें भूला भाई देसाई जो है प्रमुख है, ठीक है। और भी रहते हैं, नेहरू वेहरू भी लड़ते हैं, लेकिन भूला भाई देसाई समझ सकते हैं कि वो अध्यक्षता कर रहे हैं, उसी मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्यवाही दिवस कौन बोलता है? ये मुस्लिम लीग बोलती है, 16 अगस्त 1946 को। और जुलाई 46 में जो है 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है जुलाई में बुलाई जाती है, ठीक है। और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने कहा कि सत्ता जो है हस्तांतरित कर देंगे। तो ये भी याद रखना है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक संविधान सभा की होती है। फिर जो है 11 को होती है, 13 को होती है। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में पूछती है, जब वो पॉइंट करेंगे, या पॉलिटी में भी कवर किया गया होगा, लेकिन जब हम लोग वो पॉइंट कवर करेंगे तो विस्तृत रूप से उसको कवर कर लेंगे। 20 फरवरी को 1947 में क्लीमेंट एटली कहते हैं, हो सकता है एटली की स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि सत्ता जो है उसको हस्तांतरित कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं। और इसका एक जो है डेट लाइन दे दिया कि 30 जून 1948 तक कर देंगे। और 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन नया गवर्नर जनरल बन करके आता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जानते हैं। 2 साल रह रहा है, 47 और 48, मतलब कि 1 साल रह रहा है, लगभग 1 साल के स्पैन में रह रहा है। पहला तो इसके बारे में पूछता है कि लास्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन है? तो पहला आंसर हो जाता है कि माउंटबेटन हो गए, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन है? तो फिर माउंटबेटन हो गए। फिर पूछता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल या हिंदू गवर्नर जनरल कौन है? तो वहाँ पर आपका आ जाता है सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन प्लान के बारे में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज 3 जून प्लान, ठीक है। तो उसी को माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। इस प्लान में भारत विभाजन की जो है रूपरेखा रखी गई कि 2 स्टेट थ्योरी होगी, 2 भागों में बांट देंगे, पाकिस्तान और इंडिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी पारित होता है, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पारित हो जाता है 18 जुलाई 1947 को। और इटली का विधेयक है ब्रिटिश संसद में पारित होता है 2 जुलाई को 1947 में, घोषणा कर दी जाती है। अगस्त में जल्दीबाजी में जो है ये लोग छोड़ के जाते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करते हैं, और 15 अगस्त को जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करते हैं, ठीक है। सर रेडक्लिफ के बारे में भी यहाँ पर एक चर्चा है। रेडक्लिफ आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है। भारत अफगानिस्तान के बीच में कह दोगे तो डूरंड रेखा है, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में है तो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग रेखाएं जो है खींची गई थी उस समय, मतलब काल्पनिक रेखाएं, ठीक। तो पंजाब, राजस्थान, बंगाल के विभाजन हेतु नियुक्त 30 जनवरी को जो है
महात्मा गांधी डेथ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। सर रेडक्लिफ के बारे में ये कह रहा है कि पंजाब, राजस्थान और बंगाल के विभाजन हेतु सर रेडक्लिफ की जो है नियुक्ति करते हैं और उन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा पड़ी हुई है। 30 जनवरी को पता है 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, जबकि वो अपने पूजा अर्चना करके शाम में लौट रहे थे तो नथुराम विनायक गोडसे, इनका पूरा जो मारते समय इन्होंने अभियुक्त ने एक स्टेटमेंट दी है ना, उसको आप यूट्यूब पर सुन सकते हो। आप डालोगे कि नथुराम विनायक गोडसे की लास्ट स्टेटमेंट, तो काफ़ी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन कुछ कुकृत्य कर गया, ठीक है। तो एक बार सुनिएगा आप, अगर आपको समय मिलता है तो इनका पूरा मिलेगा कि अभियुक्त क्रमांक 1, और ये बताता है कि जेल के जो लोग हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया और ये वो सारी चीज़ें, और मैंने जो भी वक्तव्य तैयार किए वो गांधी जी की हरिजन पत्रिका और अन्य पत्रिकाओं से मिला करके तैयार किए, तो एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। फिर सी राजगोपालाचारी, ये 1948 से 50 के बीच में रहते हैं। पहले जो है ये भारतीय गवर्नर जनरल है। 21 जून 1948 को बैठते हैं और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत आत्मार्पित और अंगीकृत किया था इन्हीं के समय में, ठीक। और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है और पहले प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आज जो है हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग 1857 की लड़ाई या जो भी चीज़ें हैं इसके बाद है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, ठीक है, एक सेकेंड। 1857 की जो क्रांति है इसको हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब कल से लेक्चर आपको मिलेगा। आज का लेक्चर छोटा है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।